वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आई। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के हमारे आज के इस सेशन में। आज है 20 जून 2024। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हर दिन की तरह आज भी हमारे पास कई सारे आर्टिकल्स हैं जिन पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन इसके पहले कि हम इन आर्टिकल्स पर चलें, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी प्रतिज्ञा दिवस के बारे में दे देता हूँ। प्रतिज्ञा दिवस जो कि 22 जून को इस बार पटना में होने वाला है। आप सभी लोगों को इसमें बहुत सारे गिव अवेज, नए नए ऑफर्स और सरप्राइज प्लान्स के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके लिए आपको ओनली आईएएस यूपीएससी चैनल पे लाइव आना होगा जब ये प्रोग्राम हो रहा होगा। हाँ, अगर आप पटना में रहते हैं तो आप इस प्रोग्राम को ऑफलाइन में भी अटेंड कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने टीचर्स से मुलाकात कर सकते हैं। आप मुझसे भी मिल सकते हैं अगर आप पटना में हैं तो। आई विल बी ऑल्सो देयर इन दैट प्रोग्राम। तो इसके लिए जो बापू सभागार ऑडिटोरियम है गांधी मैदान में पटना में, वहाँ पर ये पूरा जो कार्यक्रम है प्रतिज्ञा दिवस का ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो वहाँ पर आपसे मुलाकात की जा सकती है। ठीक है, तो फिर ये तो फंडामेंटल जानकारी प्रतिज्ञा दिवस के बारे में हो गई। शुरुआत करेंगे अपने पहले आर्टिकल के साथ, एंड दैट इज अबाउट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशंस। जैसे जैसे हम इंटरनेट की दुनिया में और डीपली पेनिट्रेट करते जा रहे हैं, वैसे ही वैसे हमारा साइबर स्पेस ज़्यादा वल्नरेबल होता जा रहा है। और इस वल्नरेबल साइबर स्पेस का अगर सही तरीके से सिक्योरिटी अरेंजमेंट मैनेज ना किया जाए तो खतरे बढ़ते जाते हैं। ये खतरा हर जगह पर होता है, चाहे वो आर्म फोर्सेस हों या फिर अदर सिक्योरिटी फोर्सेस हों, उन्हें भी इस साइबर स्पेस को लेकर सावधान रहना होता है। कहा जाता है अगला वॉर साइबर वॉर होगा। ऐसे केस में क्या हम तैयार हैं? इसी पर्पज से इंडिया ने अपना पहला ज्वाइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशंस हाल फिलहाल में रिलीज किया। इसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने रिलीज किया चीफ ऑफ स्टाफ की कमेटी की जो मीटिंग हुई थी वहां पर। अब ये देखिए, ये एक ज्वाइंट डॉक्ट्रिन है। डॉक्ट्रिन समझते हो, कोई नियम कानून, कुछ गाइडलाइंस जिसका इस्तेमाल हम लोग साइबर स्पेस ऑपरेशंस में सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कर सकते हैं। जॉइंट डॉक्ट्रिन एक्चुअली में क्या है? ये कीस्टोन पब्लिकेशन है। पब्लिकेशन मतलब कोई किताब टाइप की चीज, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कमांडर्स आर्म फोर्सेस के होते हैं उनको इसके जरिए गाइड किया जाएगा कि अगर कभी कोई कॉम्प्लेक्स मिलिट्री ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट हो गया तो वहां पर साइबर स्पेस में कैसे काम को किया जाएगा, कैसे खतरों को रोका जाएगा। डॉक्ट्रिन का कई मुद्दों के ऊपर जोर है, जैसे कि हम ये समझें कि जो साइबर स्पेस में चीजें होती हैं वो मिलिट्री एस्पेक्ट से कितनी जरूरी हैं। कॉन्सेप्चुअल गाइडेंस तो कमांडर्स को होना ही चाहिए, स्टाफ को भी और जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको भी, ताकि वॉर फाइटर्स सभी लेवल पर अवेयर हो सके, ना केवल फाइटिंग लेवल पे ही बल्कि वो साइबर स्पेस को लेकर भी अवेयर रहें। जैसे हम बात कर रहे थे कि अगला जो वॉरफेयर होगा वो साइबर स्पेस वॉरफेयर होगा। तो जो साइबर वॉरफेयर है उसमें हमें कई तरीके के हॉस्टाइल एक्शंस देखने को मिलते हैं, जहां कोई एक देश दूसरे देश को टारगेट करता है। वो कोई नॉन स्टेट एक्टर भी हो सकता है, कोई कंट्री भी हो सकती है। और ऐसा करते हुए वो करते क्या हैं? वो आपका जो कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेशन नेटवर्क इंफ्रा है उसे डिसरप्ट कर देंगे, डैमेज कर देंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके लिए अक्सर कंप्यूटर वायरसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर देखो, ये अगर साइबर वॉरफेयर हमारे सामने आ जाता है तो हमें इसके लिए खुद को तैयार रखना होगा, एंड फॉर दैट पर्पस ये ज्वाइंट डॉक्ट्रिन हमारे काम आ जाएगा। अब इंडिया ने क्या इस बारे में कोई तैयारी कर रखी है कि हम आने वाले साइबर सिक्योरिटी के ऊपर चैलेंजेस को कैसे हैंडल करेंगे? ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे पास है सर्ट-इन। सर्ट-इन क्या है? सर्ट-इन एक टीम है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। यानी कि अगर अचानक से साइबर स्पेस में कोई खतरा हमें देखने को मिलता है तो ये टीम सबसे पहले उसके लिए रिस्पॉन्ड करती है। ये जो भी वल्नरेबिलिटी है उसे हैंडल करते हैं, और इंडिया के साइबर स्पेस को लेकर जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है वो भी यही देखते हैं। फिर आता है साइबर सुरक्षित भारत। इसी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि मेटी ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस डिवीजन के साथ मिलकर लॉन्च किया था, ताकि हम इंडिया में साइबर क्राइम्स और साइबर सिक्योरिटी से एसोसिएटेड जो बातें हैं उनको लेकर अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। फिर मामला आता है साइबर स्वच्छता केंद्र का। ये जो साइबर स्वच्छता केंद्र है ना,
ये इनिशिएटिव फोकस करता है कि हम कैसे जो मेलिशियस बॉटनेट्स हैं, बॉटनेट्स जो होते हैं जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स में एक वायरस आ जाता है और पूरी डिवाइसेस को इन्फेक्ट कर देता है, उसे बॉटनेट कहा जाता है, काइंड ऑफ वायरस समझ लीजिए, कि हम इन वायरसेस को कैसे रिमूव करें और मालवेयर एनालिसिस करके कैसे हम सिस्टम एंड डिवाइसेस को फ्री कर लें। फिर मामला आता है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020 का। ये फ्रेमवर्क तैयार करता है कि हम कैसे सिक्योर इकोसिस्टम साइबर फील्ड में क्रिएट करें। फिर नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर यानी कि NCIIPC, ये हमने जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड या फिर सैटेलाइट नेटवर्क, इन्हें हम कैसे सिक्योर करेंगे। इंडिया का जो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है I4C, ये भी इस तरीके के सभी जो साइबर क्राइम्स हैं वो आम जनता के लिए रोकने की कोशिश करता है। तो ये तो पूरा मामला साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस को लेकर, साइबर स्पेस को लेकर जो इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में हो गया। हमारा जो यहाँ पर अगला आर्टिकल है दैट इज अबाउट मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। काफ़ी खास है ये टाइगर रिजर्व। यहाँ पर हाल फिलहाल में एक फेस्टिवल चल रहा है। फेस्टिवल का क्या नाम है? फेस्टिवल का नाम है श्री मासी क्रिया बंटन अय्या थिरुकोविल। ये जो ये फेस्टिवल है उसका नाम है। ये हमें मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बीच में देखने को मिल रहा है। हर साल इसमें डिवोटीज पार्टिसिपेट किया करते थे, लेकिन पहले बहुत कम लोग जाते थे, 1000 के आसपास। अब जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ के 15,000 के आसपास हो गई है। इसी रेफरेंस में ये फेस्टिवल और ये मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व न्यूज़ में आ गया। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व आपको तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के ट्राई जंक्शन पे। ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न या नॉर्थ वेस्टर्न जो स्लोप है नीलगिरी हिल्स का, वहाँ पे देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट के पार्ट के तौर पे। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट बन जाता है और फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व रहा था ये इंडिया का। ये वैनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में है, इसके वेस्ट में मिलेगा, ठीक है, वेस्ट से इसका बॉर्डर शेयर होता है। इसके बाकी बॉर्डरिंग एरिया में आपको बंदीपुर टाइगर रिजर्व मिलेगा जो कि कर्नाटका में है। नीलगिरी नॉर्थ डिवीजन मिलेगा साउथ एंड ईस्ट का, और जो गुदालुर फॉरेस्ट डिवीजन है साउथ वेस्ट का, वो साउथ वेस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेरेन है वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स में है। 960 मीटर से लेके 1266 मीटर की हाइट पर आपको जो टेरेन है वो अप्स एंड डाउन्स में मिल जाएगा। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और बम्बू फॉरेस्ट वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। आपको फ्लोरा में खूब सारा एलिफेंट ग्रास देखने को मिलेगा, बम्बू, टीक, रोजवुड और भी कई सारे कल्टिवेटेड प्लांट्स मिल जाएंगे। फोना में आपको टाइगर, एलिफेंट्स, इंडियन गौर, पैंथर और कई सारी डियर की स्पीसीज भी मिल जाएंगी। अच्छा, आप लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री आई थी थोड़े समय पहले, नाम था एलिफेंट विस्पर्स। मे बी आपने उस डॉक्यूमेंट्री को देखा हो, मे बी ना देखा हो, बट वो जो एलिफेंट विस्पर्स नाम की डॉक्यूमेंट्री थी जिसको ऑस्कर भी मिला था, वो एक्चुअली में मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में ही शूट करी गई थी। वहीं पे जो सीन्स वगैरह हैं सारे मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंशिएंट हिल रेंज है मुद्दुमलाई, उसी के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है। माना जाता है कि ये हिल रेंज 65 मिलियन ईयर्स एगो बनी होगी और यहाँ पे आपको कल्चरल हेरिटेज और इंडिजिनियस ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी मिल जाएंगी। तो ये तो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व का मामला हो गया। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के बारे में है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट जो हाल फिलहाल में पब्लिश की गई है, इसे पब्लिश किसने किया है? सबसे पहले तो ये देखो, रिपोर्ट का क्या नाम है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024, पब्लिश किया है हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट HEI ने। ये एक इंडिपेंडेंट US बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनिसेफ के साथ मिलकर काम करता है। इंडिकेट करता है इस रिपोर्ट में कुछ बातें बड़ी ही कंसर्निंग हैं। कहा यह जा रहा है कि इनडोर एयर पोल्यूशन, जो घरों के अंदर एयर पोल्यूशन होता है, उससे लगभग आधे मिलियन बच्चों की मौत हो जाती है। अब मामला ये है कि घर के अंदर कौन सा पोल्यूशन होता है। आपने देखा होगा कि घरों में चूल्हे पे लकड़ी और कंडी की मदद से खाना बनाया जाता है, जो काऊ डंग होता है उसकी मदद से। ये एक्चुअली में इनडोर एयर पोल्यूशन है। यह हार्म करता है बच्चों को मेजरली। जो एयर पोल्यूशन है वो एक साइलेंट थ्रेट है जो बच्चों की मौत का कारण बन रहा है। 5 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे होते हैं, इंडिया में हर दिन 464 मौतें ऐसे बच्चों की इस तरीके के पोल्यूशन की वजह से हो जाती है। पूरी दुनिया में लगभग 2000 बच्चे इस तरीके के एयर पोल्यूशन की वजह से मारे जाते हैं। ये सेकंड लीडिंग हेल्थ हैजार्ड है बच्चों के लिए पूरी दुनिया में, जो कि पुअर सैनिटेशन और इनएडिक्वेट क्लीन वाटर से ऊपर निकल जाता है। 8 मिलियन डेथ्स 2021 में हुई हैं
जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से हुई हैं, बच्चों में, एडल्ट में, दोनों को मिला के बता रहे हैं। मतलब बहुत खतरनाक है ये। कौन प्राइमरली ये मौतें कॉज कर रहा है? ये मौतें प्राइमरली PM 2.5 की वजह से हो रही हैं। ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ये 2.5 माइक्रोमीटर के होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में फिल्टर नहीं हो पाते और फिर ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। दुनिया में 90% जो एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ्स हो रही हैं वो PM 2.5 की वजह से ही हो रही हैं। ये पार्टिकल्स हमारी ब्लड स्ट्रीम तक में घुस जाते हैं, हमारे ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करते हैं, लंग्स को और हार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, डायबिटीज और डिमेंशिया जैसी बीमारियां क्रिएट कर देते हैं। इसका आपको जेनरेशनल इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। एयर पोल्यूशन के ऊपर अगर हमने आज काम नहीं किया तो हमारी आने वाली जनरेशन भी इसको सफ़र करेंगी। क्लाइमेट क्राइसिस आ ही रहा है, एयर क्वालिटी खराब होगी और क्लाइमेट क्राइसिस के साथ अगर ये मिक्स हो गया तो आने वाले समय में ये और भी वाइल्ड फॉर्म ले लेगा। इंडोर एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आधी मिलियन जो डेथ्स हैं 2021 में बच्चों में, वो इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से देखे गए, जिसमें डर्टी फ्यूल, बायोमास, चारकोल और कोल शामिल हैं। ये हम अगर देखो क्लीनर अल्टरनेटिव्स की ओर नहीं जाते हैं, जैसे कि सोलर कुक स्टोव्स आते हैं, उनकी मदद कर लें या फिर हम LPG सिलेंडर्स का इस्तेमाल करें, तो इस तरीके की मौतें और भी होती रहेंगी। हमें क्लीन कुकिंग फ्यूल्स की ओर जाना होगा। 2.3 बिलियन लोग अभी भी क्लीन कुकिंग फ्यूल का पूरी दुनिया में इस्तेमाल नहीं करते। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एस्टिमेट है $4 बिलियन का एनुअल इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए 2030 तक, तब जाके सब सहारन अफ्रीका को स्पेसिफिक हम ध्यान में रख के इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो देखो भाई चैलेंज है। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में है। इंडिया ग्लोबली एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 63rd रैंक पर आया है। 63rd रैंक पर इंडिया ने इस रिपोर्ट में अपनी जगह बनाई है और ये रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिपोर्ट निकालता है। यूरोपियन नेशंस हर बार की तरह टॉप पर डोमिनेट कर रहे हैं। स्वीडन टॉप पर, उसके बाद डेनमार्क, देन फिनलैंड, देन स्विट्जरलैंड, उसके बाद फ्रांस। चाइना है 20वें नंबर पे। डेवलपिंग कंट्रीज के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एनर्जी डिमांड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एज यू नो, इंडिया और चाइना दुनिया की 1/3 आबादी अपने पास रखते हैं, तो इसलिए यहां पर एनर्जी ट्रांजिशन भी काफी जरूरी हो जाएगा। कोल को अगर हम फेज आउट कर पाए तो क्लाइमेट को बचाने में काफी मदद मिलेगी। इंडिया ऑफ कोर्स एनर्जी इक्विटी, सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी के मामले में लीड कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी और बायोमास इंडिया की पावर जनरेशन कैपेसिटी का 42% आते हैं और हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में दुनिया में चौथे नंबर पे आते हैं। मतलब एनर्जी ट्रांजिशन में तो इंडिया बेहतर काम कर रहा है। $10 बिलियन एनुअल इन्वेस्टमेंट इंडिया की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जा रहा है और ग्रीन हाइड्रोजन पे। कोल की डिपेंडेंसी इंडिया और चाइना दोनों अपने यहां, ठीक है, ये कोल डिपेंडेंस इन बोथ इंडिया एंड चाइना कंट्रीब्यूट्स टू एमिशन इंटेंसिटी। जो हमारी डिपेंडेंसी है कोल के ऊपर वो थोड़ा हमें नुकसान जरूर पहुंचाती है, डेंट जरूर लगा देती है। इंडिया अफोर्डेबल, इकोनॉमिकली वायबल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर फोकस कर रहा है, क्योंकि अगर आप कोल या सपोज करो कि कोल से आप डाइवर्ट करते हो खुद को और आप सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के ऊपर जाते हो, लेकिन वो बहुत महंगा है, अफोर्डेबल नहीं है, तो फिर लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पर कैपिटा एमिशन की बात करते हैं। इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन है वो 1.7 टन CO2 का है और 60% अगर आप देखो तो ये ग्लोबल एवरेज से कम है, क्योंकि ग्लोबली तो 4.4 टन एमिशन होता है। ट्रांजिशन जो है वो स्लो है। प्रोग्रेस अच्छी है, इंडिया ने तो काफ़ी बढ़िया काम किया है, लेकिन 120 कंट्रीज़ में से 107 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे प्रोग्रेस अच्छी नहीं है और एनर्जी ट्रांजिशन काफ़ी धीमा है। कई सारे चैलेंजेस एनर्जी ट्रांजिशन में हमारे सामने आ रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड का नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, NGO की तरह समझो, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। ये स्विस अथॉरिटीज़ इसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं। फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इसके क्लॉस स्क्वाब हैं और ये कई सारे फील्ड्स में सिचुएशन को इम्प्रूव करने के एफर्ट्स करता है, जैसे कि बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक और बाकी के जो लीडर्स हैं सोसाइटी के, वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ग्लोबल, रीजनल और इंडस्ट्री एजेंडाज के ऊपर। इनकी रिपोर्ट्स हैं काफ़ी खास, जिन पे अक्सर
प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल, हाँ ठीक है ना। हमारा अगला आर्टिकल एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 को ट्रैक करते हुए एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। क्या निकल के आया इस एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट में, वो तो जानेंगे, लेकिन उसके पहले इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है। इस रिपोर्ट को कई सारे लोगों ने मिलकर रिलीज किया है, एक पूरा कोलैबोरेशन रहा है। इसमें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी शामिल है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी शामिल है, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी लोगों ने मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज किया। इस रिपोर्ट में ओवरऑल बात ये बताई गई है कि देखो भाई साहब, 2030 तक जो हमें अपना एसडीजी गोल पूरा करना है, एसडीजी गोल 7, हम उसके आसपास भी नहीं फटक रहे हैं। मतलब हमें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी बात बन पाएगी। तो अगर आप एनर्जी की बात कर रहे हो तो एनर्जी की सस्टेनेबिलिटी को लेकर जो हमारे टारगेट्स हैं, क्या हम उसको मीट कर पाएंगे? कतई नहीं। करेंटली 685 मिलियन लोग ऐसे हैं जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहते हैं, और वो लोग जो बिना बिजली के रहते हैं उनमें से 80% लोग तो सब सहारन अफ्रीका में हैं। 2.1 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि पोल्यूटिंग फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसे लोग भी आपको मेनली सब सहारन अफ्रीका और एशिया में मिलेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी की जो ग्रोथ है, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, वो 6% तक बढ़ा है, 2021 का डेटा बताता है, और ये 28.2% ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कवर करता है। एनर्जी इफिशियंसी की बात करोगे तो एनर्जी इंटेंसिटी 0.8% 2021 में इंप्रूव हुई। ठीक है, इंप्रूवमेंट तो अच्छा है, लेकिन हमें और सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की जरूरत है। क्लीन एनर्जी के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की क्या कंडीशन है? इंटरनेशनल जो पब्लिक फंडिंग है क्लीन एनर्जी के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में, वो $15.4 बिलियन के आसपास है, जो कि 2016 में जब हम इस एक्सपेंडिचर में पीक पे थे उससे भी कम है। हमें आगे बढ़ने को कौन बोले, हम तो पीछे जा रहे हैं। एसडीजी, ये ग्लोबल गोल्स हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशंस में 2015 में अडॉप्ट किया गया था। इसमें 17 गोल्स हैं और 169 स्पेसिफिक टारगेट्स हैं। पॉवर्टी और क्लाइमेट चेंज जैसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि इस गोल का हिस्सा हैं। एसडीजी 7 क्या कहता है? एसडीजी 7 कहता है कि हमें अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल और मॉडर्न एनर्जी सभी लोगों के लिए अवेलेबल करवानी है। 3 टारगेट्स हैं, यूनिवर्सल एक्सेस, एनर्जी इफिशियंसी और रिन्यूएबल एनर्जी। ये 3 टारगेट्स के साथ यहाँ पर काम हो रहा है। हमारा अगला आर्टिकल इंडिया के डीप सी मिशन के बारे में है। आपको अक्सर ऐसा लगता होगा ना कि स्पेस में जाना, उसे एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है। धरती तो अपनी है, यहाँ तो हम सारी चीज़ें जानते ही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। समंदर की गहराइयों में जाना उतना ही मुश्किल है जितना कि स्पेस में जाना, क्योंकि स्पेस में भी आप सांस नहीं ले सकते और समंदर की गहराइयों में भी आप सांस नहीं ले पाएंगे। स्पेस में जाने के जहां अलग चैलेंजेस होते हैं, वहीं जब आप समंदर की गहराई में जाते हैं तो फिर आपको ओशन वाटर का बहुत ही एक्सट्रीम प्रेशर बियर करना होता है, और वहां पर जाकर एक्सप्लोरेशन करना भी इतना आसान नहीं होता। दुनिया में बहुत ही कम देश हैं जो समंदर की गहराई में जाकर एक्सप्लोर करने की क्षमता रखते हैं। खुशी की बात यह है कि इंडिया भी अपने मत्स्य 6000 की मदद से दुनिया का 6ठा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास समंदर की गहराइयों में जाकर एक्सप्लोरेशन करने की कैपेबिलिटी होगी। यहाँ पर मत्स्य 6000 में 6000 डिनोट करता है 6000 मीटर, यानी कि 6 किलोमीटर। तो हम 6 किलोमीटर की गहराई पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं समंदर को। यह हमारा अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। ये मिशन मोड प्रोजेक्ट है जिसको ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया गया है। 2021 में इसे यूनियन कैबिनेट ने 4000 करोड़ के फंड के साथ अप्रूव किया था। ये 5 सालों तक काम करेगा। वराह वन, इसमें एक डीप सी माइनिंग मशीन है जो कि लगभग 5200 मीटर पर जाकर 5 किलोमीटर की गहराई में जाकर सेंट्रल इंडियन ओशन में अपना फील्ड टेस्ट भी कंप्लीट कर चुकी है। मिशन के पिलर्स हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना है जो 6 किलोमीटर की गहराई में समंदर में जाकर पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स की माइनिंग कर सके, जिनसे हमें कई सारे मेटल्स मिल जाते हैं। हमें ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज भी चाहिए। हम वहाँ पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको लेकर पहले से अवेयर हो जाएं। हमें डीप ओशन सर्वे और एक्सप्लोरेशन भी करना है ताकि हम मल्टी मेटल हाइड्रोथर्मल सल्फाइड जो मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया है उसे मिड ओशनिक रिज में कवर कर सकें।
एनर्जी और फ्रेश वाटर हम ओशन से कैसे ले सकते हैं, और हमें मरीन स्टेशंस भी बनाने हैं। ये कई सारे काम हैं जो कि हमें इस इंडिया के डीप सी मिशन से कवर करने हैं। मत्स्य 6000 सबमर्सिबल या सबमरीन की बात करते हैं तो ये फ्लैगशिप डीप ओशन सबमर्सिबल है जो कि 6 किलोमीटर की गहराई तक जा सकता है समंदर में। इसमें 3 क्रू मेंबर्स जाएंगे जिनके पास होंगे खूब सारे साइंटिफिक सेंसर्स एंड टूल्स जिनके जरिए वो ऑब्जर्वेशन, सैंपल कलेक्शन और एक्सपेरिमेंटेशन कर पाएंगे। ये हाई प्रेशर को बेयर करने की कैपेबिलिटी रखेगा और हर डायरेक्शन में जा पाएगा। मत्स्य 6000 के पास है रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल और ऑटोनॉमस रिमोट व्हीकल, ठीक है। और अगर हम ऐसा कर पाए तो हम दुनिया के कुछ ऐसे देशों को ज्वाइन कर लेंगे जैसे कि यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस और जापान, जो समंदर की गहराइयों में जाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, क्वेश्चन नंबर 1, दैट वाज अबाउट नागास्त्र 1, उसका सही जवाब है लॉइटरिंग म्यूनिशन। आज का सवाल, इसमें जो दूसरा सवाल है आपका, इसके 3 के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और जो तीसरा क्वेश्चन है ये लखपति दीदी प्रोग्राम, इसका आंसर है। आज के सवाल आपसे पूछते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में है। ये रिजर्व तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के ट्राई जंक्शन पे है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है जो कि इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था और हाल फिलहाल में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में, और पूछा गया है कि इसे कौन रिलीज करता है, IEA, WEF, UNEP या फिर इरेना। अपना आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है डीप ओशन मिशन के बारे में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये मिशन प्राइमरली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इंप्लीमेंट करती है। इसमें हम फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को ओशन से हार्नेस करेंगे और मत्स्य 6000 मीटर की गहराई तक जाने के लिए कैपेबल है 3 मेंबर्स के साथ। आपने बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट। यह है QR कोड जिसे स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको मिलेगी PDF। अगेन, प्रतिज्ञा दिवस के मौके पर जरूर से पटना में आइए अगर आप वहां पे हैं तो, और अपने टीचर्स से मुलाकात करिए, ठीक है। इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद।